हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 17वां है श्वसन एवं गैसों का विनिमय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? श्वसन की परिभाषाएं पढ़े थे, प्रकार पढ़ लिए थे, श्वसन अंग पढ़ लिए थे, मानव श्वसन तंत्र पढ़े थे। फिर है श्वसन की क्रिया विधि के अंतर्गत क्या पढ़े थे? श्वासन, ब्रीदिंग के प्रकार पढ़े थे। अब कुछ फेफड़े से संबंधित क्षमताएं थी, आयतन थी, उसके बारे में अध्ययन किया। तो हम आज के प्रकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या? श्वसन की क्रिया विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या? दूसरा है गैसों का विनिमय। क्या है? गैसों का विनिमय, जिसे बोलते हैं एक्सचेंज या गैस। जो गैसों का विनिमय होता है वो कहाँ होता है? दो जगह संपन्न हो सकता है यह घटना। नंबर 1 है वायु कूपिका प्लस रक्त के बीच में ये घटना घट सकती है। नंबर 2 रक्त एवं ऊतक के बीच में ये घटना घट सकती। किसी में ऊतक और रक्त के बीच में यह घटना घट सकती। ये जो गैसों का जो विनिमय है यहां भी होता है, यहां भी होता है। किस आधार पर होता है? दाब या सांद्रता प्रवणता, इसी के आधार पर क्या होता है? गैसों का विनिमय संपन्न होता। हम जानते हैं कि जो वायु कूपिका होती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे फेफड़े के अंदर पाई जाती है। तो फेफड़े के अंदर लगभग 70,000 वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। यही वायु कूपिकाएं गैसीय विनिमय का क्या है? प्राथमिक स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राथमिक स्थल माना जाता है। क्यों? वायु कूपिका के अंदर ही गैसों का विनिमय होता है, क्योंकि वायु कूपिका के अंदर क्या होता है? रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता है? आसानी से क्या होता है? गैसीय एक्सचेंज हो जाता है, अर्थात गैसों का विनिमय होता है। जो अब ये जो दाब प्रवणता है या सांद्रता प्रवणता है, किसमें मदद करता है? सरल विसरण में। अर्थात जो गैसों का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वह किस सापेक्ष में होता है? सरल विसरण के माध्यम से होता है। अर्थात गैसों के जो अणु होते हैं अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? सरल विसरण। जो विसरण की दर है, कौन? विसरण की दर है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? दो चीज के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 1 है गैसों की घुलनशीलता के ऊपर। रक्त में गैसों की घुलनशीलता के ऊपर विसरण की दर प्रभावित होती है। साथ ही साथ विसरण में भाग लेने वाले झिल्लियों की मोटाई के ऊपर, जो झिल्लियां भाग लेती हैं उनकी मोटाई के ऊपर क्या होता है? विसरण की दर प्रभावित होती है। अब एक
मन में बात आती है क्या? आंशिक दाब। क्या आती है? आंशिक दाब। इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या होता है आंशिक दाब? मान लीजिए ढेर सारे गैसों का मिश्रण है, ये कोई चीज है, इनके अंदर अनेक गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत से सारे गैसें हैं। तो इसमें विशेष गैसों का जो दाब होता है, कोई एक विशेष गैस है, उसके दाब को ही क्या हम बोलते हैं? आंशिक दाब। तो यहाँ आंशिक दाब के को कैसे दर्शाते हैं? P से, पार्शियल से। तो यहाँ दो आंशिक दाब हम पढ़ाई करेंगे, ऑक्सीजन का आंशिक दाब और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। इसे P से दिखाते हैं। आंशिक दाब को mmHg के रूप में क्या होते हैं? नापते। ये हो गया क्या आपका आंशिक दाब। अब देखते हैं कि कौन कौन से झिल्लियों के अंदर परत होती है। आइए देखेंगे चित्र में। ये जो हम पीले रंग से बनाए ये वायुकुपिका है, एल्वेलाई है। ये जो परत है, इस परत को बोलते हैं सल्की उपकला। कोशिका भित्ति की क्या है? सल्की उपकला है। जबकि ये जो लेयर है, ये और ये आपके क्या? रक्त केशिका की अंतःकला है। क्या है? रक्त केशिका की ये अंतःकला है। और बीच में जो पदार्थ है इसे आधारीय तत्व बोलते हैं। तो ये तीन चीज मिलकर क्या करते हैं? विसरण की में भाग लेते हैं या क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। इन तीनों लेयर की जो मोटाई है लगभग 1 मिली से भी लीटर से भी क्या है? कम है। 1 मिली से भी क्या है? कम है। इसीलिए आसानी से यहाँ पे गैसों का क्या होता है? विसरण संभव हो पाता है। अब देखते हैं, चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये वायुकुपिका है, यदि यहाँ पे पार्शियल जो प्रेशर है ऑक्सीजन का अधिक होगा, किसकी तुलना में? पार्शियल प्रेशर जो आपके ये ब्लड की पाइप है इसके अंदर, यदि यहाँ पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तब जो आपका ऑक्सीजन है वो विसरण माध्यम से कहाँ चला आएगा? रक्त की पाइपों में चला आएगा। ठीक इसके विपरीत यदि पार्शियल प्रेशर CO2 का यहाँ रक्त केशिकाओं में अधिक है और पार्शियल प्रेशर CO2 जो वायुकुपिका में वो कम है, तो विसरण के माध्यम से ये CO2 कहाँ चला जाएगा? वायुकुपिका में चला जाएगा और फिर ये श्वसन अंगों के द्वारा शरीर के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है। ये है वायुकुपिका है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ये जो अंदर आ रही है वायु उसे अंतःश्वसित वायु बोलते हैं, जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो वायुकुपिका में आती है। ये जो तीर दिखाया गया निःश्वासित वायु का, जिसको हम बाहर निकालते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या है? 4 mmHg, जबकि CO2 को जो पार्शियल प्रेशर वो 40 mmHg है। यहाँ पे देखिए ये जो लाल कलर से बना हुआ है क्या ये? इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है। इधर नीले रंग से ये CO2 युक्त रक्त बहता है। ये जो फेफड़े से जो रक्त शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में जो पाइप आती है उसको बोलते हैं फुसफुस सिरा, और फुसफुस सिरा सिस्टेमिक धमनी से होते शरीर के अन्य भागों में पहुंचता है। वह ऑक्सीजन फिर कोशिकाओं को जाता है। यहाँ कोशिकाओं में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। उसके उपरांत आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड महाशिरा से होते हुए हृदय में आता है, फिर फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए चला जाता है।
तो यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज और यहाँ पे जो गैसों का एक्सचेंज है किस आधार पे है? दाब एवं प्रेशर, दाब हो गया या सांद्रता प्रवणता के आधार पे होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो इस रक्त में पार्शियल प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का 95 mmHg, जबकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। जबकि यहाँ पे जो महाशिरा में जो रक्त है उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में 40 mmHg है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg है। तो यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे जो 45 mmHg है ऑक्सीजन, अरे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ पे 40। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर इस ब्लड में ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वायु कोशिका में विसरण के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी तरह पार्शियल प्रेशर वायु कोशिका का 104 है, जबकि इस रक्त में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन आपके इस शुद्ध रक्त में चला आता। क्लियर? यहाँ पे हो गया क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस आधार पे हो रहा है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर हो रहा है। किस माध्यम से? विसरण के माध्यम से। ठीक इसी तरह यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, जबकि कोशिकाओं में कम होगा, तो अपने आप क्या होगा? ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं में चला जाएगा, यहाँ पे उपयोग होगा, जिससे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिकाओं में ज्यादा होगा और रक्त की तुलना में CO2 से क्या होगा? इस रक्त में होते हुए फिर वायु कोशिका में पहुंचता है। ये हो गया क्या? गैसों का विनिमय। कहाँ कहाँ हुआ? वायु कोशिका में हुआ, साथ ही साथ रक्त और ऊतक के बीच में हुआ। बच्चों अब हम पढ़ें क्या? गैसों का परिवहन। क्या पढ़ेंगे? गैसों का परिवहन। तो गैसों का जो परिवहन होता है वो रक्त के द्वारा होता है, अर्थात रक्त ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है? O2 CO2 का परिवहन होता है। आइए देखते हैं पहले जो O2 का जो परिवहन होता है, लगभग 97% जो परिवहन हुआ किसमें होगा? आरबीसी के हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कितना परसेंट? 97%। लगभग 3% जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है प्लाज्मा में घुलकर होता है। क्या होता है? प्लाज्मा में। जबकि आपका CO2 का जो परिवहन होता है इन माध्यम से होता है। आपका क्या है? 23% जो CO2 का जो परिवहन होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। लगभग 7% जो होता है वो कार्बोनिक अम्ल के रूप में, लगभग आपका 70% वो किस रूप में? बाई कार्बोनेट के रूप में होता। पहला हम पढ़ेंगे इसमें क्या? O2 का परिवहन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो मुख्यतः जो ट्रांसपोर्ट होता है O2 का किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक श्वसन वर्णक है, अर्थात यह लौह वर्णक भी होता है जो आरबीसी में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? ये आपके आरबीसी में पाया जाता है। इसके अंदर Fe पाया जाता है। ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? श्वसन वर्णन के नाम से भी जानते। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। इसी के वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। उसी कारण क्या रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता। जो हीमोग्लोबिन होता है कितना होता है? लौहवर्णक हो गया। इसका जो मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक जो हीमोग्लोबिन है लगभग 4 मोल ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। कितना? 4 मोल ऑक्सीजन का परिवहन करता। नॉर्मली जो होता है ऑक्सीजन जो होता है आपका, वो हीमोग्लोबिन से जब अटैच होगा तो क्या बनाता है? क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी के रूप में क्या होता है आपका? 97% ऑक्सीजन जो होता है परिवहित होता। अब ये जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बंधन है, जुड़ाव है, किसके ऊपर आधारित है? आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के ऊपर, H+ आयन कंसंट्रेशन के ऊपर और आपके टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है? इनका जुड़ाव आधारित होता। अब हम देखते हैं क्या, ये आपका एनसीईआरटी में का कर्व बनाया गया है। इस कर्व को हम बोलते हैं क्या? सिग्मॉइड कर्व या वियोजन वक्र के नाम से भी जानते। यह चक्र ये वक्र जो होता है किसके किसके सापेक्ष में बना है? ऑक्सीजन के साथ Hb के संतृप्त का परसेंटेज और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के बीच में जब एक कर्व खींचा जाता है, वक्र खींचा जाता है, तो वक्र कैसा होता है? यस के आकार का सिग्मॉइड कर्व होता है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन कर्व, या इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व के नाम पे जानते हैं। हम जानते हैं कि जो 100 ml आपका जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर कितना ग्राम? 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना? 12 से 16 ग्राम। जबकि 100 ml ब्लड में की क्षमता क्या होती है? 20 ml O2 की ढोने की क्षमता होती। और 100 ml जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो कोशिकाओं को लगभग 5 ml ऑक्सीजन क्या होता है? स्थानांतरित करता। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, सिग्मॉइड कर्व के बारे में। यह कर्व जो होता है इसे बोर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। कौन बताया था? बोर नामक वैज्ञानिक। इसी को हम बोलते हैं बोर प्रभाव। इनके अनुसार क्या था? ये जो सिग्मॉइड कर्व है दाहिने भी शिफ्ट हो सकता है और बाएं भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। ये जो बोर प्रभाव है वो क्या है? HbO2 के टूटने को बना रहा है। पहले देखिए, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है? वायु कूपिका में। कहाँ पे? वायु कूपिका में जुड़ रहा है, मतलब फेफड़ा के ऊपर रक्त के शिकाओं का जाल होता है, वहां पे इनका बनना होता है। और ये इरिवर्सिबल कैरेक्टर है, उल्टा भी है। अब ये क्या होता है? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में टूटता है, कहाँ पे? ऊतक के पास जाकर के टूटता है। बनता कहाँ पे है? वायु कूपिका पे जाकर बनता है, जबकि टूटता कहाँ है? ऊतक के पास टूटता है। ठीक है। जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टूटना इसके ऊपर आधारित है, क्या घटना घट सकती है? जब आपका क्या होता है? टूटना कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 H+ आयन कंसंट्रेशन टेम्परेचर, ये तीन चीज अधिक होंगे। कौन कौन? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
H प्लस आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये तीनों अधिक होंगे और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। इसी डिसोसिएशन किससे संबंधित है, बोर के प्रभाव से संबंधित है। मतलब हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन का टूटना ही क्या है, बोर प्रभाव कहलाता है। कब ये घटना घटेगी, जब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 H आयन कंसंट्रेशन टेम्परेचर अधिक होता है तो यह क्या होता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के संबंधित होना, जुड़ना क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब जुड़ाव क्या होता है, कम हो जाता है। इनके बढ़ने से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के प्रति जो एफिनिटी है, जुड़ने का जो शक्ति है वो कम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं बोर प्रभाव। इसके वजह से डिसोसिएशन के वजह से जो ये कर्व है वो कहां मुड़ जाता है, आपके कुछ दाहिने ओर शिफ्ट हो जाता है। दाहिने ओर शिफ्ट होता है कहां पे, ये घटना ऊतक के अंदर होता है। कहां होता है, ऊतक में होगा। तो दाहिने जब टूटता है, मतलब शिफ्ट होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के वियोजन को दर्शाता, मतलब टूटने को दर्शाता है। क्लियर, इसी को बोलते हैं बोर प्रभाव। यदि यह जो सिग्माइड कर्व है वो लेफ्ट साइड में घूम जाए, ये दाहिने साइड में घूमा है, यदि लेफ्ट साइड में चला जाए तो वहां ऑक्सीजन के जुड़ने को दर्शाता है। जुड़ाव कहां होता है, वो कुपिका के अंदर होता है। कब घटना घटेगी, जुड़ाव कब होगा, जुड़ाव को देखिए, जुड़ाव कब होगा, इसी का उल्टा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिक होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। ये तीन चीज जब कम होंगे तो वह किसको दिखाएगा, हीमोग्लोबिन के जुड़ाव को। तब ये जो सिग्माइड जो कर्व है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेफ्ट साइड में मूव करना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को दर्शाता है और दाहिने तरफ झुकना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने को दर्शाता है। यही कहलाता है क्या, बोर प्रभाव। इस तरह हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के परिवहन को पढ़ा। अब हम बच्चों देखेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। क्या पढ़ेंगे, CO2 का परिवहन। हम पहले ही बता चुके हैं कि CO2 का जो परिवहन होता है लगभग कितना, 23%, 23% जो CO2 का परिवहन होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है। और जबकि कार्बोनेट के रूप में आपका होता है कितना, 7%, और बाइकार्बोनेट के रूप में होता है कितना, 70%। ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं। जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, अर्थात जो आपका CO2 है वो किससे जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन से। तो बनाया क्या आपका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। ये जो CO2 है Hb से कब जुड़ेगा, जब आपका जो पार्शियल प्रेशर है P, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होगा, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, अधिक होगा। तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ करके क्या बनाएगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। यह घटना कहां घटेगी, टिश्यू के पास घटेगी। कहां पे, ऊतक के पास। ऊतक के पास क्या होता है, उपापचयी क्रियाओं के दौरान CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। तब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो हीमोग्लोबिन से जुड़ के बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। 23% जो CO2 का स्थानांतरण इसी के माध्यम से होता है। जब यह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचेगा? वायु कूपिका के पास। कहाँ पे? वायु कूपिका के पास जब पहुंचेगा, एल्वुलाई के पास पहुंचेगा, तो यह जो आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा। किसमें? आपके हीमोग्लोबिन में, और CO2 में टूट जाएगा। और यही CO2 आपका क्या होता है? वातावरण में श्वसन अंगों के द्वारा चला जाता। दूसरी विधि क्या है? किस रूप में है? 7% कार्बोनिक अम्ल के रूप में है और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में है। तो आरबीसी के अंदर अधिक मात्रा में एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कम मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। उपापचयी क्रियाओं के दौरान जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तब क्या होता है? आपका CO2 जल से मतलब क्रिया कर जाता है, प्लाज्मा में प्रवेश कर जाता है, जल से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। और ये कार्बोनिक अम्ल टूट जाता है किसमें? बाइकार्बोनेट के रूप में। यह घटना कहाँ घटेगी? ऊतक के पास घटेगी, क्योंकि वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है वहां पे? कम है। अब यह जो आपका क्या होता है? एल्वुलाई के जब पास पहुंचेगा, कूपिका के जब पास पहुंचेगा, तब यह क्या होगा? फिर जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? वियोजित हो जाता है। अब हमने क्या देखा? आपका ऑक्सीजन का परिवहन देखा और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखा। अब हम पढ़ते हैं श्वसन की क्रियाविधि में आखिरी जो स्टेप है वो क्या है? आपका है कोशिकीय श्वसन। क्या है? कोशिकीय श्वसन है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि रक्त से क्या होता है? आपका मान लीजिए कोसा है, यहाँ पे आपके क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोसा से क्या होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, कोसा में कम होगा, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ चला है कोसा में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका इस्तेमाल होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बदले में आपका क्या होता है? CO2 निकलता है। ये CO2 फिर वापस रक्त में चला जाता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? श्वसन की क्रिया विधि। इसके अंतर्गत 4 स्टेप थे। कौन कौन से स्टेप थे? नंबर 1 जो स्टेप था आपका क्या था? श्वासन था। नंबर 2 गैसों का विनिमय। नंबर 3 गैसों का परिवहन। नंबर 4 कोशिकीय श्वसन। इस तरह आपका एक टॉपिक क्या हुआ? खत्म हुआ। क्या था वो? श्वसन की क्रिया विधि। नमस्कार, धन्यवाद।